हेलो स्टूडेंट्स, देखो केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था और बात कही थी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन भी किया था कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन रेट लॉ के अंदर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर्स का जो सम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और हमने कहा भी था कि ऑर्डर जो है वो रिएक्शन को देख के पता नहीं लगा सकते। रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री मेंशन्ड हो तो फिर कह सकते हैं कि समेशन ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ ही साथ हमने कहा था कि सम स्पेसिफिक ऑर्डर्स वी हैव टू स्टडी। जीरो ऑर्डर वी स्टडीड, जीरो ऑर्डर के ग्राफ बनाए थे जाते जाते। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर। कहा भी था हमने जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है दैट डज नॉट डिपेंड, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और साथ ही साथ रेट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो सिंस रेट इज कांस्टेंट, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम पीरियड। तो लिखो सिंस रेट ऑफ जीरो ऑर्डर reaction is constant, equal concentration of reactant reacts in equal time period. तो सिंस रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है, द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट इन इक्वल टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 10 मिनट में अगर 1 मोल खर्च हुआ है तो अगले 10 मिनट में भी 1 ही मोल खर्च होगा, उससे अगले 10 मिनट में भी 1 ही मोल खर्च होगा। एंड यही एक रिएक्शन है विच कंप्लीट्स इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। वरना फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर, 1.5 ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर, they do not complete, reaction do not complete in the definite time period। उनका time of completion क्या होगा? Infinite। तो except zero order no other reaction completes in a definite time period। तो ये भी एक important point है, only zero order reaction completes in a definite time period। ओनली ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसका टी कंप्लीशन हमने फाइंड आउट भी किया था। क्या था याद है? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट। और जो कि हमने देखा भी था 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे इन द लास्ट लेक्चर। तीसरा, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर is directly proportional to initial concentration। क्यों? एक्सप्रेशन क्या था? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट अपॉन 2K। काइनेटिक्स एक बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं स्टूडेंट से। सो लाइक दैट यू डू। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। साथ ही साथ एक खास बात है, जैसे मैं एक बात बताऊं, एक्सप्रेशन क्या था? AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, यही तो था। मान लो एट स्टार्ट तो A नॉट कंसंट्रेशन थी, आफ्टर 10 मिनट्स तो व्हाट इज A10? A नॉट माइनस 10K। आफ्टर 20 मिनट्स A20 इज इक्वल टू A नॉट माइनस 20K एंड सो ऑन। जरा देखना, स्टार्ट में हर 10 मिनट के बाद में इक्वल टाइम पीरियड जो कंसंट्रेशन बचती हैं वो क्या है? AP बन रहा है। A नॉट माइनस 10K, A नॉट माइनस 20K। अगर सक्सेसिव जो स्टेप्स हैं उनका डिफरेंस देखो तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो क्या ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो पॉइंट क्या निकला? पॉइंट ये निकला, इन जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट remaining after equal time period form an
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सब क्या है स्टेप्स, एपी है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, लीनियर वेरिएशन है, देयर इज अ लीनियर वेरिएशन। ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। समझते हुए सारी बातों को लिखें और लिख करके समझें इन चीज़ों को, क्वेश्चंस में काम आएंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे इसके ऊपर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे अबाउट द जीरो ऑर्डर। इसके अलावा कुछ और जनरल पॉइंट्स है, लिखेंगे एज ए नोट। पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे क्या पॉइंट लिखो एज ए नोट। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज जेईई मेन में अभी कर चुके हैं 2019 के पेपर्स में। 2019 में टोटल 16 पेपर्स हुए थे जेईई मेन के, कंडक्टेड बाय एनटीए। और उसमें क्या नहीं पूछा उन्होंने, इतने सारे पेपर करवाएंगे तो सब कुछ तो पूछ लेते हैं। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। क्या, अच्छा जैसे आपने ये लिखा A converted to product, K is the rate constant of the reaction। मान लो जीरो ऑर्डर है तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, मान लो टी ले लिया एट एनी मोमेंट की पावर जीरो, मतलब के ही था वो, और एक्सप्रेशन आ गया ए टी इज इक्वल टू ए। पढ़ चुके हैं सब। और हाफ लाइफ आ गई ए नॉट अपॉन 2k। यही था ना, यही था ना, ये तो पढ़ लिया हमने, पढ़ चुके। पढ़ कैसे लिखते हैं, पढ़ चुके। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ लिया। तो सर हम बात क्या सीखनी चाह रहे हैं, हम बात सीखनी चाह रहे हैं, मान लो ऐसा होता 3a कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट एंड k इज द रेट कांस्टेंट। तो फिर कैसा लिखते हैं आप, k क्या है यहां, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज k, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो फिर आप कैसे लिखते, -1/3 dAt अपॉन dt, dAt मतलब एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू k, क्योंकि ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू टी की पावर 0, यही तो बोलते विच इज इक्वल टू के। और यहां से अगर इंटीग्रेट करते तो बस 3 इधर आ जाता और एक्सप्रेशन आता ए टी इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT, के की जगह 3k आ जाता और हाफ लाइफ क्या हो जाती, A0 अपॉन 2 इंटू 3k, के की जगह 3k आ जाता अगर k रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर मान लो ऐसा हो 3a कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट और ये मान लो के ए, ये रेट कांस्टेंट ऑफ ए है, अंतर है दोनों में। सुन लो मैं क्या बात कह रहा हूं, अगर के को रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन लिया है तो यहां 3 वाला फैक्टर आ गया, यहां भी 3 वाला फैक्टर आ गया। और यदि के ए रेट कांस्टेंट ऑफ ए है तो ए का रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हुआ, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट ए टी की पावर 0। 0 ऑर्डर लेकर के हम डिराइव कर रहे हैं, आसान है। बाकी ये सब एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एनी ऑर्डर रिएक्शन। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ए टी का एक्सप्रेशन आ गया ए नॉट माइनस के ए इंटू टी एंड हाफ लाइफ for the 0 order will be A0 upon 2 into Ka। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली K is equal to what, 3K। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये तो हम कह चुके हैं ना कि
अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के है तो ए का रेट कांस्टेंट कितना हो गया 3k। तो अगर तो ध्यान देना सर, कई बार अगर के बारे में कुछ ना मेंशन हो, नहीं जेई ऐसा नहीं करता। जेई तो मेंशन करेगा कि के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट है। पता ना समझ रहा हो या ना समझ रहा हो, दिमाग लगाओ। जेई मेन में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, कोई टेंशन ना है। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अगर के है और यहाँ 1 होता, जैसे यहाँ है, तो ए का रेट कांस्टेंट भी क्या होता 1k ही होता, तो फिर तो कोई इशू है ही ना। तो ध्यान दें, अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो फिर यहां पर जो है ए का रेट कांस्टेंट लेना होगा। तो गाइस इस तरीके से यू आर सपोज टू रिमेंबर, पूरी बात नोट करो। और मैं इसे इन जनरल कहना चाहूं, इन जनरल अगर एम ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, मान लो के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जनरली एरो के ऊपर कुछ नाक मेंशन किया जाए तो हम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मानते हैं। हालांकि जेई में क्वेश्चन आएगा तो वो बोलेंगे कि के कौन है, तो दिस इज प्रोडक्ट, इसको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोल दो। तो फिर क्या बोलोगे ऐसे केस में AT इज इक्वल टू 0 ऑर्डर मानते हुए माइनस एम के की जगह एम के इंटू टी, एंड हाफ लाइफ वुड बी इक्वल टू A नॉट अपॉन 2 इंटू एम के की जगह एम के। तो गाइज ये एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूले हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। कभी कभी जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी, वरना जरूरत नहीं पड़ती। और क्या पता यही क्वेश्चन आ गया जैसा कि 2019 में आया, तो फिर जरूरत ही जरूरत है। एक ही जो क्वेश्चन आया वो भी यही आया, ना कर पाए तो फिर तो क्या मतलब। इसलिए तो अच्छे से पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए तो मेहनत करवाते हैं आप लोगों से और कहते हैं मेहनत करो, उसे कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आजकल बच्चे ये सब शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर स्ट्रेटजी, प्लानिंग। अरे बैठो टेबल चेयर से चिपक करके पढ़ो, मेहनत करो, लिख लिख के देखो, टेस्टों की तैयारी करो, नंबर लाओ, यही है स्ट्रेटजी, यही है प्लानिंग, समझे। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यू हैव टू रिमेंबर। तो जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट 1, तो फिर सावधान हो जाएं। अगर वो के रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है तो एम के विल कम इन द एक्सप्रेशंस, और यदि के ए रेट कांस्टेंट ऑफ ए है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लाइक दैट यू डू, नोट इट डाउन। ये पहला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो। सेकंड पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो, A प्लस 2B कन्वर्टेड टू, मान लो के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और मान लो इस तरीके से कह रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो इसका मतलब मान लो T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन A ले ली, ये B ले ली शुरुआत में, T टाइम के बाद कुछ तो खर्च हुआ होगा X, ये 2x खर्च हुआ, तो B माइनस 2x बचा है। तो फिर क्या लिखोगे आप, अब 0 ऑर्डर है तो ऐसे लिख सकते हो माइनस DA अपॉन DT माइनस 1 अपॉन 2 DB अपॉन DT। कई बार टी भी लगा देते हैं, एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू K A की पावर 0 B की पावर 0 ऑर्डर मान करके सारी बातें कह रहे हैं। हालांकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्डर। इससे पहले वाले पॉइंट में भी लिख लेना, एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑर्डर्स। द कॉन्सेप्ट इज MK वाला, that is applicable for all the orders. Even this is applicable for all the orders, so this will be equal to K. यहाँ से अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो AT will come out to be what? A naught minus KT. BT will come out to be B naught minus 2KT. 2 आ रहा है ना, तो 2K आएगा ही। A का रेट कांस्टेंट कितना 1K, B का रेट कांस्टेंट 2K, तो 2K आ जाएगा।
तो हाफ लाइफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन व्हाट 2k, और हाफ लाइफ ऑफ बी विल बी इक्वल टू बी नॉट अपॉन 2 इंटू 2k। अभी अभी सिखाया ही है कि यहां 2k क्यों आया, क्यों? क्योंकि b का रेट कांस्टेंट 2k है। गॉट इट? अगर कोई रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, इनकी हाफ लाइफ बराबर करनी है। इफ हाफ लाइव्स ऑफ a एंड b टू बी इक्वल, अगर हाफ लाइफ a और b की बराबर करनी है तो करो जरा। तो क्या हो गया, a नॉट अपॉन 2k शुड बी इक्वल टू b नॉट अपॉन 4k। k से k कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ कि a नॉट अपॉन b नॉट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज व्हाट, a नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन a अपॉन b नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b, कितनी, छोटा b, शुड बी इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2, इसका मतलब ये हुआ अगर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है किसी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, अगर उनकी हाफ लाइव्स इक्वल होनी है, अगर उनकी हाफ लाइव्स बराबर होनी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन द स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। इनकी हाफ लाइफ जब भी बराबर हो सकती है जब a और b का स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लिया गया हो, मतलब यहाँ 1a है, यहाँ 2b है, 1 मोल और 2 मोल लिए गए हों तब बराबर होंगी, 100 मोल और 200 मोल लिए गए हों तब बराबर होगी, 5 मोल और 10 मोल लिए गए हों तब बराबर होंगी हाफ लाइफ्स। स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में होना जरूरी है इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ a एंड b का। क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट करके, फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 or more reactants, for a reaction involving 2 or more reactants, their half lives will be equal only when initial concentration of all the reactants were taken or are taken in stoichiometric ratios. Stoichiometric ratios, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 or more reactants, their half lives will be equal only when the initial concentration of all the reactants were taken in the stoichiometric ratio। और ऐसे ही केस में आप हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करोगे। तो हाफ लाइफ इन सच केस you will say half life of reaction is equal to half life of A is equal to half life of B is equal to so on। तो रिएक्शन की हाफ लाइफ जब भी डिफाइन होती है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन इन द स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन initial concentration of reactants were taken in stoichiometric ratios। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर ये कहा है। अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट शामिल हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स की हाफ लाइफ जब बराबर होंगी जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन इन द स्टाइकियोमेट्रिक रेशियोज। साथ ही साथ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जब डिफाइन होगी जब सभी रिएक्टेंट्स की हाफ लाइफ्स इक्वल हों। ऐसे केस में हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का तो एग्जांपल ले लिया, थोड़ा एनालाइज करना आसान होता है जीरो ऑर्डर को, क्यों? क्योंकि लीनियर वेरिएशन होता है। बाकी दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्डर। तो गाइज ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे थे, नोट इट डाउन, नोट करो। तो ये था जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी लेंगे, बट पहले चलो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर।
मोस्ट कॉमन ऑर्डर, मोस्ट कॉमन रिएक्शंस आर इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, हटा दूं मैं इसको। हेडिंग लिखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे मान लो सिंपल रिएक्शन लो, A कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, K इज द रेट कांस्टेंट। एनालिसिस बहुत ही आसान होता है। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन A है, T टाइम बाद X खर्च हो गया तो क्या बचा, A माइनस X। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो माइनस dAT अपॉन dt, यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोथ आर इक्वल, क्योंकि ए का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एनी टाइम की पावर 1, यही तो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट रेट ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, अब ये तो आप सीख जाओ बस। अब आप AT अपॉन सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स एक तरफ ले आओ प्लस K dt इंटीग्रेट कर दो। T इज इक्वल टू 0 से T पर A0 AT माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रल ln x, तो माइनस ln x मतलब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी AT अपॉन A0 इज इक्वल टू KT। तो यहाँ से AT की वैल्यू आ गई A0 e की पावर माइनस KT। दिस इज द एक्सप्रेशन गाइज, दिस इज द फॉर्मूला। इसी से आप एडजस्ट करके ये भी कह सकते हो K इज इक्वल टू 1 अपॉन T ln A0 अपॉन AT, जैसे हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं। कैलकुलेशंस में ln से बेहतर log होता है बेस 10 पर, और ln को log में कन्वर्ट करो तो आप जानते हो 2.303 का फैक्टर, तो 2.303 अपॉन T log ऑफ बेस 10 पर कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और K इज इक्वल टू 1 अपॉन T ln A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म्स में A अपॉन AT मतलब बची हुई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T कितना, A माइनस X। सब फॉर्मूले ही तो हैं ये सब फॉर्मूले हैं। अच्छा ये क्या था एक बार जरा बताना, ये क्या, ये तो ये मतलब ये डिफरेंशियल रेट लॉ था। और ये कौन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये वाला, ये नहीं, हाँ ये भी चलो एक ही बात हो। तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक्सप्रेशन तो यही काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हो। हाफ लाइफ, टी हाफ, तो आपको पता है कि व्हेन T इज इक्वल टू टी हाफ का मतलब क्या होता है, इतना वो समय जिसमें आधा रिएक्टेंट खर्च हो चुका हो और आधा बचा हुआ हो। तो ऑब्वियसली AT की वैल्यू कितनी हो गई, A0 अपॉन 2। तो जरा वैल्यू रखना, रखियो तो इस वाले एक्सप्रेशन में रख लो। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन T की जगह T हाफ ln A0 अपॉन AT A0 अपॉन 2। A0 से A0 कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, ln 2 अपॉन K और 0.693 अपॉन K। गाइज ये है फॉर्मूला। कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो लिखो हाफ लाइफ
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, रेट कांस्टेंट के हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है तो हाफ लाइफ हमेशा घटेगी। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है तो फिर हाफ लाइफ घट जाएगी। ये भी याद रखें, कंसंट्रेशन पे तो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब हाफ लाइफ अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 10 मिनट है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कुछ भी ले लो, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 1 मोल, 20 मोल, कुछ भी ले लो, हाफ लाइफ विल रिमेन कांस्टेंट। और टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इनफाइनाइट, लॉगरिथमिक टर्म है, एक्सपोनेंशियल डिके है ये, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन विल बी इनफाइनाइट। एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब ग्राफ एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, अभी बनाएंगे सही ग्राफ को। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन विल बी इनफाइनाइट, इस बात को लिखेंगे। जरा ग्राफ बनाओ इसके, पहले ये पूरी बात नोट करो, मैं बोर्ड साफ करूंगा, नोट इट डाउन। ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जैसे मान लो एक्सप्रेशन था AT इज इक्वल टू A0 e⁻⁻KT। मान लो कंसंट्रेशन के लिए बात करें AT टाइम के साथ। अब AT एक्सपोनेंशियल डिके है, ये तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा हो गया, ये हो गया। तो देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो रही, कब जीरो होगी, एट टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर क्या, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हर ऑर्डर, जीरो ऑर्डर को छोड़ करके बाकी सभी रिएक्शन किसी फिक्स टाइम पीरियड में कभी कंप्लीट नहीं होती, उनका टाइम ऑफ कंप्लीशन विल बी इनफाइनाइट। तो याद रखेंगे। तो ये कितना हो गया इंटरसेप्ट A0, तो ये एसिम्प्टोटिक हो गया, एक्सपोनेंशियल डिके। दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके। तो इसका मतलब टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इनफाइनाइट। जीरो ऑर्डर छोड़ करके बाकी सभी रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इनफाइनाइट। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या होता है, -dA/dt इज इक्वल टू K AT⁻1 के, AT की वैल्यू A0 e⁻⁻KT है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल डिके ही ना। तो रेट मतलब -dA/dt, T भी लगा सकते हो टाइम के साथ। ग्राफ कैसा, ये भी एक्सपोनेंशियल डिके है। Rate also decreases very exponentially, very sharply, not linearly, and this intercept is Ka0. इक्वेशन पता है तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। And then you can talk about like half life, T half for the first order with initial concentration, नहीं डिपेंड ही नहीं करता, straight line, horizontal line, and this is equal to what? ln2/K, that is equal to 0.693/K. So half life is independent of the initial concentration, and rate as well as initial concentration decay exponentially with time. तो गाइज ये था ग्राफ फॉर्मेशन, ग्राफ जिस तरीके से आप बात कहते हो। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ इट, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर, नोट इट डाउन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट वी शैल टॉक। जैसे पहला पॉइंट, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करता है। अभी देखा ग्राफ में, समय के साथ रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली डिकेज, घटता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ घटेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आल्सो डिक्रीजेज वेरी शार्पली। तो इसका मतलब यहां ऐसा नहीं है, लीनियर वेरिएशन नहीं है। पहले 10 मिनट में अगर 1 मोल खर्च हुआ है तो अगले 10 मिनट में 1 मोल खर्च नहीं होगा, उससे कम खर्च होगा, उससे अगले 10 मिनट में और कम खर्च होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल रिएक्टेंट की अमाउंट खर्च नहीं होती, घटती चली जाती है, या फिर इक्वल कंसंट्रेशन खर्च करने में लगने वाला समय लगातार बढ़ता चला जाता है। पहला 1 मोल अगर 10 मिनट में खर्च हुआ है तो अगला 1 मोल हो सकता है 13-14 मिनट में खर्च हो, उससे अगला 1 मोल हो सकता है 20-25 मिनट में खर्च हो, नॉट लीनियर। तो इसका मतलब concentration of the reactant reacted in the equal time period goes on decreasing. Concentration or amount of reactant reacted in equal time period go on decreasing इन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग में लिखा है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये। पहले 10 मिनट में अगर 1 मोल खर्च हुआ है तो अगले 10 मिनट में 1 मोल खर्च नहीं होगा, 1 मोल से कम होगा, उससे अगले 10 मिनट में 1 मोल से उससे भी कम खर्च होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड इन द इक्वल टाइम पीरियड गो ऑन डिक्रीजिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर। बट फ्रैक्शन और very important, fraction or percentage of reactant reacted in equal time period is same। ध्यान दो, दोनों में अंतर है, फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन। कैसे, मान लो कोई रिएक्शन है ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, और मान लो इसकी हाफ लाइफ जो है मान लो 10 मिनट है, इसकी हाफ लाइफ 10 मिनट है। शुरुआत में मान लो 100 मोल लिए इनिशियली, पहले 10 मिनट में क्या होगा, 50 मोल ही रह जाएंगे। हाफ लाइफ है ना 10 मिनट, और हाफ लाइफ तो कांस्टेंट रहती है। अगले 10 मिनट में क्या हुआ, 25 मोल रह जाएंगे। अगले 10 मिनट में 12.5 मोल रह जाएंगे। अगले 10 मिनट में 6.25 मोल रह जाएंगे, एंड सो ऑन। 50% रिएक्टेड, इस वाली अमाउंट का 50% रिएक्टेड, इस वाली अमाउंट का 50% रिएक्टेड। अरे खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी, बुद्धि, ये कभी कभी जब दिमाग में ना समझ में आना, ऐसा कर लिया करो, यूं वो दिमाग हिल जाएगा थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, और समझ में आ जाएगी सारी चीज। 100 मोल भरे थे मान लो डब्बे के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और हाफ लाइफ मान लो 10 मिनट है, 10 मिनट बाद 50 ही बचे, उसके अगले 10 मिनट बाद 25 ही बचे, उसके अगले 10 मिनट बाद 12.5 बचे। तो ध्यान दो, परसेंटेज 50% रिएक्ट हो रहा है, पहले 10 मिनट में 50% रिएक्टेड, फिर अगले 10 मिनट में बची हुई अमाउंट का फिर 50%, फिर अगले 10 मिनट में बची हुई अमाउंट का फिर 50% रिएक्टेड। बट अमाउंट रिएक्टेड इज नॉट सेम। पहले 10 मिनट में अगर 50 मोल खर्च हुए हैं तो अगले 10 में 25 मोल, उससे अगले 10 में 12.5 मोल ही खर्च हुए हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, यू आर सपोज टू रिमेंबर। These were the main points। और तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, क्या तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट देखो ये है कि ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड जो बचती है, दैट फॉर्म्स एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
जीरो ऑर्डर में पढ़ा था आपने कि कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म एपी, फर्स्ट ऑर्डर में क्या बनेगा जीपी, तो फिर सेकंड ऑर्डर में क्या बनेगा एचपी आएगा, लिखेंगे उसको, तो लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, जो बच गया आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। कैसे? रेशियो इज सीन ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। मान लो इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ए नॉट है, 10 मिनट के बाद में ए नॉट ई की पावर माइनस 10 के हो गई, 20 मिनट के बाद में कंसंट्रेशन ए नॉट ई की पावर माइनस 20 के एंड सो ऑन। क्या है ये टर्म्स? जीपी तो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लो तुम्हारे सामने है, रेशियो सेम। जीरो ऑर्डर में ये एपी बन रहा था और यहाँ जीपी बन रहा है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड दीज आर क्वाइट इजी। हालांकि इस तरह क्वेश्चन अगर याद, ये पॉइंट याद भी ना हो और क्वेश्चन आ जाए तो लैंग्वेज से आप समझ जाओगे ग्राफ से कि हाँ जीपी बना तो रहा है, तो क्वेश्चन तो आसान होते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व अगर दिमाग है तो। बाकी बादाम खाओ तो दिमाग बढ़ता तो है ही। तो गाइस ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नोट करके एक आध दो पॉइंट और भी लिखेंगे, नोट इट डाउन। एज ए नोट करके एक दो पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे मान लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो एक तरीके से एक हाफ लाइफ में कितना बचा A/2, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर x हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू A/2 की पावर x। कैसे जरा देखियो, आफ्टर वन, एक हाफ लाइफ के इनिशियल कंसंट्रेशन A, एक हाफ लाइफ के बाद A/2, एक और हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 2, 3 हाफ लाइफ के बाद x हाफ, आफ्टर x हाफ लाइफ्स कितना A/2 की पावर x आ गया ना। एक हाफ लाइफ के बाद A/2, 2 हाफ लाइफ के बाद A/4, मतलब A/2 की पावर 2, x हाफ लाइफ के बाद बची हुई कंसंट्रेशन A/2 की पावर x। तो गाइस इस तरीके से कह सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर x हाफ लाइफ इतनी है, वेयर A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, कभी कभी पूछते हैं कि ये बची इतनी है तो खर्च कितनी हुई, इनिशियल में से घटा दो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पेंट इन x हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू A माइनस A/2 की पावर x। थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे इन सब चीज़ों में, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, यू शुड रिमेंबर। परसेंटेज वाइज जैसे मान लो T इज इक्वल टू 1/k ln 100/100 माइनस x, वेयर x is the percentage of reactant reacted in t time। कभी कभी परसेंटेज के टर्म्स में कहते हैं कि मान लो 20% खर्च हो गया तो इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू 100%, a इज इक्वल टू 100% और 20% खर्च हो गया तो 100/80। अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ये वही तो फॉर्मूला है, ये यही तो है 1/k ln A/A माइनस x, और ऑफ कोर्स A इज इक्वल टू 100%। थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ के लिए आप टर्म यूज करते हो T हाफ। तो फिर जरा देखना T 1/3 का 1/3 का मतलब क्या है, कुछ ना मेंशन किया जाए क्वेश्चन में। तो
तो दैट मीन्स T 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ रिएक्टेंट reacted and 2/3 is remaining। ये मतलब होता है भैया T 7/8 का मतलब क्या है, आप तुम ही बताओ। 7/8 का मतलब कि 7/8 of initial amount of the reactant is reacted and 1/8 is remaining। T 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड, 2/3 बची हुई है, और 7/8 का मतलब 7/8 रिएक्टेंट रिएक्टेड है और 1/8 इज रिमेनिंग। इसके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, नोट इट डाउन। पहले ये बात लिखो, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो 1-2 क्वेश्चन ये लेते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, मान लो कुछ बोल दिया 10 मिनट। फाइंड टाइम इन विच 99.9% रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। करो सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 10 मिनट है, तो बताओ कितने समय में रिएक्टेंट 99.9% खर्च हो चुका होगा। पॉज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो इधर, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट है, तो हाफ लाइफ तो दी हुई है 10 मिनट्स, और कह रहे हैं 99%, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ। तो T इज इक्वल टू 1/K ln कितना, A0/AT, यही तो है। या फिर परसेंटेज में 1/K ln बताया था मैंने, 100/100 माइनस x%। तो जरा देखना, T इज इक्वल टू 1/K, और K कितना, ln 2/हाफ लाइफ 10 मिनट में, और ये ln 100/100 माइनस कितना परसेंट खर्च हो चुका, 99.9% खर्च हो गया। सॉल्व करिए तो 10/ln 2 इंटू ln 100/0.1 1000, 10 इंटू ln को लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 इंटू लॉग 1000 अपॉन लॉग 2 2.303, ये कैंसिल आउट हो गया। जरा सॉल्व करना, 10 इंटू लॉग 10 की पावर 3 लॉग 10 तो 3 अपॉन लॉग 2 की वैल्यू 0.3 ले सकते हो। मान लो लॉग 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया वो 0.3 ले लो, वैसे तो 0.3010 होती है। सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, ये 30 हो गया, 10 100 मिनट्स। दैट्स इट। कितना आसान क्वेश्चन, 100 मिनट्स। फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। चलिए एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन लो। फाइंड T हाफ फर्स्ट, T हाफ अपॉन T 3/4 सेकेंड, T 7/8 अपॉन T 1/8 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। करो क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको अभी, ताकि आप फॉर्मूले से कन्वर्सेंट हो जाएं, फॉर्मूले लगाना आपको आ जाए। सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान था, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट इट डाउन।
क्या आया बताओ। जब पहला पार्ट टी हाफ अपॉन टी 3/4, व्हाट इज टी हाफ, ln2 अपॉन के, यही तो था। व्हाट इज टी 3/4, 3/4 का मतलब 1 अपॉन के, फॉर्मूला है ना, ln ए नॉट इनिशियल, ए नॉट अपॉन 80, 3/4 का मतलब 3/4 रिएक्टेड, तो बचा कितना है 1/4 ऑफ ए नॉट, इतना ही तो बचा है। 80 की वैल्यू कितनी है 1/4 ऑफ ए नॉट। जरा सॉल्व करो, थोड़ा लिख के करो, ऐसे हवा में मत उड़ाओ, कॉपी पेन पे लिख के खुद सॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन। के से ये के भी कैंसिल, ln2 अपॉन ln4 हाफ इज द आंसर, दैट्स इट। जरा सेकंड पार्ट पर आना, t 7/8 अपॉन t 1/8 इज इक्वल टू 7/8 1 अपॉन k ln a नॉट अपॉन 7/8 का मतलब 7/8 रिएक्टेड, 1/8 रिमेनिंग, तो 1/8 बचा हुआ है, बची हुई अमाउंट लेते हैं डिनोमिनेटर में। दिस इज 1 अपॉन k ln a नॉट अपॉन 1/8 का मतलब 1/8 रिएक्टेड एंड 7/8 इज रिमेनिंग, 7 a नॉट अपॉन a नॉट से a नॉट, ये कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, तो कितना हो गया ln 8 अपॉन ln 8 माइनस ln 7, थोड़ा गुणा भाग तो रहेगी, 3 ln 2 अपॉन 3 ln 2 माइनस ln 7, लॉग के टर्म्स में ले लो तो मान लो 3 इंटू, अच्छा ऊपर भी ln नीचे भी ln है, तो 2.303 का फैक्टर ऊपर और नीचे दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.3 अपॉन 3 इंटू 0.3 माइनस लॉग 7 की वैल्यू, लॉग 6 और लॉग 8 का एवरेज ले लो। ये कैलकुलेशन के अप्रॉक्सीमेशंस हैं। लॉग 7 चाहिए तो लॉग 6 पता है, लॉग 8 पता है, दोनों का लीनियर एवरेज ले लो। ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो 0.9 अपॉन 0.9 माइनस लॉग 6 की वैल्यू 0.78, क्यों लॉग 3 की वैल्यू क्या दे देते हो 0.48 प्लस 0.3, 4 3 7, 0.78 प्लस लॉग 8 की वैल्यू 0.9 अपॉन 2, तो जरा देखना 0.9 अपॉन कितना हो गया 1.9 माइनस 1.68 का आधा, 1.68 का आधा कितना हो गया 0.84, 0.84 का मतलब 0.06, तो 90/6 15। एक बार चेक कर लेना आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 15। तो गाइस ये था आंसर, नोट करिए, नोट इट डाउन। नहीं है मुश्किल सवाल, समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। चलो एक आध क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का भी लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में एक पॉइंट और भी है, एक दो पॉइंट और भी बात करने हैं, मैं खासकर ग्रोथ रिएक्शन, ये तो डिके रिएक्शन थी, ग्रोथ की बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं ऑफ जीरो ऑर्डर। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहते हैं कि Cl2O7 गैस का डिकम्पोजिशन होता है ClO2, 2ClO2 4 3 7 1.5 O2 गैस, जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Cl2O7। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि इनिशियली partial pressure of Cl2O7 is 800 torr। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 800 टॉर है। अब इस 800 टॉर में और हाफ लाइफ, बल्कि ऐसे कह दो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज, मान लो कुछ दिया हुआ है 50 टॉर पर मिनट।
ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 50 टॉर पर मिनट। फर्स्ट फाइंड हाफ लाइफ of Cl2O7. Second, rate of formation of ClO2. Third, pressure total pressure after 10 minutes from स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अच्छा सवाल, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन ही तो अच्छे होते हैं। जेई में, मेन में, एडवांस्ड में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। केमिस्ट्री में तो इजी आते हैं, मैथ्स में आओ ना आओ, केमिस्ट्री में तो आसान आते हैं, बस आपको पहचानने की जरूरत है। कुछ टफ भी होते हैं एडवांस में। मेंस में तो अगर 25 सवाल है ना, 25 में से 22 क्वेश्चन आसान ही होते हैं। एक दो क्वेश्चन मॉडरेट, एक आध होगा जो घुमाएगा। अब वो तो घुमाएगा भी, अदरवाइज टॉपर्स में डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? करो सॉल्व क्वेश्चन को, नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन, पहली बात तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रेट लॉ कैसे लिखोगे? -1/1 dCl2O7/dt इज इक्वल टू 1/2 dClO2/dt इज इक्वल टू 1/1.5 dO2/dt। यही तो है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जरा ध्यान से देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, और हमें दिया भी है T ऑफ O2/dt जो है कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है, चलेगा, वो कोई बात नहीं है। बिकॉज कंसंट्रेशन हो या पार्शियल प्रेशर हो, बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं सब बातें। एंड दैट इज इक्वल टू 50 टॉर पर मिनट। पहला, हाफ लाइफ ऑफ Cl2O7। अब जरा एक काम करो, रेट ऑफ फॉर्म, ये पहले ये निकाल लो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट क्या है डिसअपीयरेंस का। तो इसका मतलब यहाँ से साफ मालूम पड़ गया, ये वैल्यू पता है 50, तो -dCl2O7/dt इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू 50, 3/2। तो 3/2 का मतलब 100/3 टॉर पर मिनट। 100/3 टॉर पर मिनट खर्च होता है और इनिशियल प्रेशर 800 लिया हुआ है, तो आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा? आधा, भाई 1 मिनट में इतना खर्च होता है, तो फिर तो क्या बोलोगे जरा देखना। 100/3 टॉर Cl2O7 खर्च होता है 1 मिनट में, तो हाफ लाइफ के लिए मतलब आधा खर्च होना है। आधा खर्च होना है मतलब कितना? 800 है, तो 400 टॉर खर्च होने में कितना समय लगेगा? तो 1/100/3 इंटू 400। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 तिया 12 मिनट। यही आंसर है। फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा। अरे 100/3 टॉर Cl2O, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। 100/3 टॉर 1 मिनट में खर्च होता है, तो 400 टॉर खर्च होने में कितना लगेगा समय? तो 4 तिया 12 मिनट। तो पहले पार्ट का आंसर 12 मिनट्स। कोई पूछ ले कि कंप्लीशन टाइम कितना है, तो 12 दूनी 24 मिनट, क्योंकि जीरो ऑर्डर है ना। टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। जरा सेकेंड पार्ट पे आओ। dClO2/dt ये चाहिए, तो ये तो यहीं से निकाल लो ना। dClO2/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2/3/2 इंटू ये 50, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 200/3 टॉर पर मिनट। ये है आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। गॉट इट? इजी क्वेश्चन देखो। एंड टोटल प्रेशर आफ्टर 100 मिनट्स, 10 मिनट के बाद में टोटल प्रेशर कितना हुआ, ये रिएक्शन। जरा थर्ड पार्ट देखना। रिएक्शन Cl2O7 कन्वर्टेड टू 2ClO2 + 1.5 O2। इनिशियल प्रेशर कितना था? 800।
ये 0 0 थे। 800 में से जरा देखना 10 मिनट बाद कितना खर्च होगा। 1 मिनट में कितना खर्च होता है 100/3। तो 10 मिनट में कितना खर्च हुआ 1000/3। तो 800 माइनस 1000/3 इतना खर्च होगा। तो ये कितना मिलेगा इसका डबल 2 × 1000/3। ये कितना मिलेगा 1.5 गुना तो 1.5 × 1000/3। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया जरा देखें। तो P टोटल इज इक्वल टू 800 माइनस 1000/3 प्लस 2000/3 प्लस 1500/3 3 पंजे 15.5 500। तो 1000/3 800 8 5 1300 प्लस 1000/3 13 तिया 39 3900 4900/3 टॉर। बस यही आंसर है। एक बार कैलकुलेशन चेक करना और कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो बताएं भी जो एक बार स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड। सो लाइक दैट यू कैन से मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्वेश्चन में। Cl2O7 1000 है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 50 दिया हुआ है। तो 50 है तो फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 50 डिवाइडेड बाई 1.5। इसका मतलब ये हो गया 3/2 तो 100/3 तो 100/3 आ गया। 100/3 टॉर्क खर्च होता है 1 मिनट में। तो फिर 400 टॉर्क क्योंकि हाफ लाइफ के लिए 400 टॉर्क खर्च होना है। तो 1/100/3 × 400 तो 4 × 12 मिनट्स राइट। उसके बाद ये रिएक्शन आ गई 800 था। 100/3 खर्च होता है पर मिनट में। तो 10 मिनट में कितना खर्च हुआ होगा 10 मिनट बाद पूछ रहे हैं टोटल प्रेशर। तो 1000/3 उसका दुगुना ये मिल गया 2000/3 उसका 1.5 गुना ये मिल गया। तो दिस इज 1.5 × 1000/3 3.5 500। 800 माइनस दिस बचा हुआ प्लस दिस सभी तो गैसेस हैं। तो यहाँ से 500 1300 प्लस 1000/3 13 × 39 3900 4900 नहीं ये मैंने ये गलत कर दिया लास्ट में। तो 3900 4900/3 टॉर ये है आंसर। सो गाइस ये था क्वेश्चन। नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चंस तो हो गए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑर्डर में एक और बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन। ग्रोथ मतलब रिएक्टेंट तो घटता है तो ये तो डिके होता है। डिके मतलब घटना DECA डिके नहीं। ग्रोथ भी होता है जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया डेवलप होता है। दही जमती है दूध से तो वो बैसिलोलैक्टस जो होता है वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस दैट ग्रोज विद द टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट कर्डलिंग अकर्स। तो एक याद रखें लिखें बैक्टीरियल फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ। फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ। फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ में जैसे मान लो A है ये 2A में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट भी A ही है बट A एक खर्च हुआ बदले में 2 मिल गए। एक मरा 2 मिल गए। तो ये मान लो बैक्टीरियल ग्रोथ हम कह रहे हैं। कुछ ना बोला जाए तो हम डबलिंग करेंगे। वैसे तो ट्रिपल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया बट कुछ ना बोला जाए तो वी विल डू इट डबलिंग। तो ये A is converted to A। मान लो K is the rate constant of the reaction। T is equal to 0 पर मान लो ये कंसेंट्रेशन A है ये 0 है। इसे बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया ऐसे ही ग्रो करता है। T टाइम के बाद में अगर इसमें से X खर्च हुआ है तो ये 2X बना होगा। ध्यान दो। तो इस बार कैसे लिखोगे एक्सप्रेशन में इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा मान लो dA/dt है। बता सकते हो ये क्या चीज है। व्हाट इज dA/dt। माइनस साइन तो नहीं लगाया तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। अपीयरेंस की बात हो रही है। ये अपीयरेंस नहीं है इस वाले का ये नेट अपीयरेंस है ऑफ A का। नेट क्यों A खर्च भी हो रहा है और A फॉर्म भी हो रहा है। A खर्च भी हो रहा है और A फॉर्म भी हो रहा है। तो ये क्या है दिस इज नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A with time। So this is the net rate of appearance of A। और what is the net rate of appearance of A? Rate of appearance of A। और A का rate of appearance क्या होगा A का rate constant। A का rate constant K नहीं है 2K है। तो 2K into concentration of the reactant AT। फर्स्ट ऑर्डर है ना
फर्स्ट ऑर्डर माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियर ये वाला ए हो रहा है और इस डिसअपियर का रेट कांस्टेंट कितना है 1k इंटू 80। समझो बात को। तो नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ये वाला ए माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये वाला ए, तभी तो नेट रेट ऑफ अपीयरेंस है। और ये कितना घटाओगे तो k a0 80। इसके बाद एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, सेम वेरिएबल्स एक तरफ लेके आओ, k dt इंटीग्रेट करो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक, a0 से लेके 80 तक। अच्छा इस बार 80 इज ग्रेटर देन a0, समय के साथ कंसंट्रेशन A की बढ़ रही है, बैक्टीरियल ग्रोथ की बात कर रहे हो तो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी विद टाइम। यहाँ से जरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ln 80 अपॉन a0 इज इक्वल टू kt। यहाँ से 80 कम्स आउट टू बी a0 e की पावर kt, e की पावर kt, 80 इज इक्वल टू a0 e की पावर kt। ये ग्रोथ रिएक्शन है, बैक्टीरियल ग्रोथ। हालांकि इसका यूज कम आता है, जेई मेन में इसको स्किप कर सकते हैं, मैं स्किप फॉर जेई मेन, चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जेई मेन में, एडवांस्ड में भी। तो ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन k ln, अच्छा इस बार ऊपर आ जाएगा 80 अपॉन a0 बिकॉज 80 इज ग्रेटर देन a0, 1 अपॉन k ln व्हाट इज 80, a माइनस एक्स प्लस 2x, तो a माइनस एक्स प्लस 2x एंड व्हाट इज a0, 80 अपॉन a0 नीचे इनिशियल कंसेंट्रेशन a, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन k ln a प्लस एक्स अपॉन a। लॉग के अंदर में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा हुआ। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन। डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। शीट में शायद एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर हो, नहीं भी हो सकता है, बट कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बट ग्रोथ के लिए हम इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज ओवर। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हेडिंग लिखो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये नोट करो पूरी बात। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल रिएक्शन, ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट वाली रिएक्शन भी लेंगे हम सेकेंड ऑर्डर में। तो ए मान लो रेट कांस्टेंट के है, तो माइनस डी ए टी अपॉन डी टी, ये रेट हो गया रिएक्शन रेट, एंड दिस इज इक्वल टू के ए टी की पावर 2। सेकेंड ऑर्डर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बाकी ये डिफरेंशियल रेट लाऊंगा, और यही इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। तो कैसे लिखोगे, माइनस डी ए टी अपॉन ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट करो, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी तक, ए नॉट से लेके ए टी तक। अब जरा ध्यान दो, माइनस तो है ही, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन ए टी, ए नॉट से ए टी तक इज इक्वल टू के टी। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट प्लस के टी। इक्वेशन है, याद रखें 1 अपॉन ए टी। अच्छा ये एक तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ द कंसेंट्रेशंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड, इसे तो बोलते हैं एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस A0, A10, A20 विल बी इन एचपी, यहीं से तो मालूम पड़ता है।
A0, A10, A20, A30 etc. are in harmonic progression HP. जीरो ऑर्डर वाले कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर सेम टाइम पीरियड क्या होंगे? AP, फर्स्ट ऑर्डर में GP, सेकेंड ऑर्डर में HP, लाइक दिस। यहीं से हाफ लाइफ देखिए, हाफ लाइफ तो व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, तो AT की वैल्यू कितनी हो जाती है? A0 अपॉन 2, जरा वैल्यू पुट करना, तो 1 अपॉन A0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 प्लस KT T हाफ। यहां से सॉल्व करोगे तो T हाफ की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के लिए वुड बी इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन K A0। तो ध्यान दो, सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जितनी कम कंसंट्रेशन होगी हाफ लाइफ उतनी ही सेकेंड ऑर्डर की ज्यादा होगी। मतलब ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर आप A0 की कंसंट्रेशन T हाफ अगर ले रहे हो सेकेंड ऑर्डर के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वुड बी लाइक दिस। तो ये था एक्सप्रेशन, ये थी इक्वेशन। अच्छा, यहीं से एक बात साफ दिखाई पड़ती है कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो पावर, सेकेंड ऑर्डर के लिए -1। तो इसका मतलब ये हुआ इन जनरल हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1, वेयर a initial concentration of reactant। ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है, हालांकि इसको हम जनरल nth ऑर्डर काइनेटिक्स में भी डिराइव करेंगे। तो हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर काइनेटिक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे जीरो ऑर्डर देखो तो जीरो के लिए n की वैल्यू जीरो हो गई तो -1, तो 1 अपॉन a की पावर -1, मतलब a ऊपर चला गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो तो 2 - 1, तो 1 अपॉन a के प्रोपोर्शनल है ना, 1 अपॉन a के प्रोपोर्शनल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर। तो ये था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये थी सेकेंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। इसको लिखने के बाद चलिए मूविंग फर्दर लेट अस टॉक अबाउट सेकंड केस। ये ए था सिंगल रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट्स हों तो क्या होगा, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स वी शैल टॉक। तो ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। बी, मान लो रिएक्टेंट A प्लस बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट है और ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो -dA अपॉन dt -1 अपॉन 1 या -dB अपॉन dt। रेट तो कैसे भी डिफाइन हो सकता है कि AT की पावर 1 BT की पावर 1। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। सेकेंड ऑर्डर कई तरीके से हो सकती है रिएक्शन, क्या पता A के पावर 2 हो, B की पावर 0 के प्रोपोर्शनल हो, A की पावर 0 हो, B की पावर 2 हो, दोनों A और B की पावर 1 हो, A की पावर 1.5 हो और B की पावर 0.5 हो, तब भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर ये कंसंट्रेशन A है, ये B है। अब कुछ तो खर्च होगा ना, मान लो इसमें से x खर्च हुआ, स्टाइकियोमेट्री 1:1 ले रहे हैं, सिंपल केस, तो ये B - x बचा।
तो क्या बोलोगे, मान लो ये ले लो, तो माइनस डी ए टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टी इंटू बी टी। जरा वैल्यू पुट करो, माइनस डी अपॉन डी टी, ए टी कितना है, ए माइनस एक्स, यही तो बचा है आफ्टर टाइम टी, इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब तो आपने इंटीग्रेशन करना आ गया होगा, जीरो ऑर्डर सीख लिया, फर्स्ट ऑर्डर सीख लिया, सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट केस भी सीख लिया, तो इंटीग्रेट करके हमें रेट ऑफ फाइंड आउट करना है। तो अच्छा ए तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, तो माइनस माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो ये डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट करना, t की वैल्यू 0 से t तक, x की वैल्यू शुरू में 0 है, अभी x है। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा k इंटू टी इज इक्वल टू, जरा इधर सॉल्व करो, इसको पार्ट्स में तोड़ लो, तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रल 0 से x, इसको लिख सकते हो a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स। देख लिया ऐसे, इंटीग्रेशन में ये बहुत आसान सा केस होता है, तोड़ करके इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो 1 a माइनस बी इंटीग्रल 0 टू x 1 अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 टू x 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स। वन अपॉन ए माइनस बी, इसको लिख दो एल एन बी माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल एन ए माइनस एक्स, और ये 0 से x। क्या एक्सप्रेशन आ गया, एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस एल एन कितना हो गया, एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, और ये 1 अपॉन ए माइनस बी है, एंड दिस इज 0 टू x। जरा वैल्यू पुट करो, एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए अपॉन बी, यहां से एक्सप्रेशन आ गया a माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये था के टी का एक्सप्रेशन, और यहां से t की वैल्यू आ गई 1 अपॉन के, या k लिख दो, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए माइनस बी। आप खुद लिखें कॉपी पे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स में ये आसान से इंटीग्रेशंस होते हैं, बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये था एक्सप्रेशन। डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आए, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, पहले ये पूरी बात नोट लिखो। ये टी का एक्सप्रेशन आ गया फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व एंड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ द रिएक्टेंट्स। तब ये फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। लिखो पूरी बात एक बार, नोट इट डाउन। अब जरा देखो इधर, मैं एक्सप्रेशन फिर दिख रहा हूँ, 1 अपॉन के ए माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये था एक्सप्रेशन। कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉर ए प्लस बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ए बी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। यही था ना, टी टाइम के बाद में कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। एक स्पेशल केस लो। क्या स्पेशल केस,
एक स्पेशल केस लो के मान लो इनिशियली ए की कंसेंट्रेशन बी से बहुत ज़्यादा ले ली जाए, इफ ए इज टेकन मच मच ग्रेटर देन बी इनिशियली, एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ले ली जाए, 20 गुना 50 गुना 100 गुना ले ली जाए, काफ़ी लार्ज कंसेंट्रेशन, ए की वैल्यू काफ़ी लार्ज हो तो साफ दिखता है, अप्रॉक्सीमेशन करें तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, और साथ ही साथ बी को इग्नोर करना है तो आप बी को इग्नोर कर सकते हो, और x तो a और b दोनों से छोटा है तो a माइनस एक्स ऑल्सो कैन बी इग्नोर्ड एज a। करना जरा x यहां से, तो t इज इक्वल टू 1/k इंटू a ln वॉट b इंटू a माइनस एक्स को a लिख दो अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स, a से ये a कैंसिल, 1/k इंटू a ln b अपॉन b माइनस एक्स। जरा देखो क्या बन गई ये रिएक्शन, क्या है ये, दिस इज सिंपली लुकिंग फर्स्ट ऑर्डर इन बी, सो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, ये बी में फर्स्ट ऑर्डर होगा ये विद मॉडिफाइड रेट कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द मॉडिफाइड रेट कांस्टेंट, तो दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। So this is the expression for pseudo first order reaction. This is the expression for pseudo first order reaction, and this Ka is called, इसको ऐसे भी लिख दो 1/k dash ln b upon b minus x, and this K dash where ये K dash is equal to k into a, this is called pseudo first order rate constant. This is also called pseudo first order rate constant, k dash is equal to k into a. So this is pseudo first order rate constant. ये pseudo first order rate constant है, pseudo का मतलब होता है झूठ, झूठ मूठ की बात। रिएक्शन ओरिजिनली सेकेंड ऑर्डर की थी, बट नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट ऑर्डर, एंड दिस इज कॉल्ड pseudo first order reaction. That means a complex analysis of the second order has been reduced to a simple analysis of the first order. If one of the concentration initially, one of the reactant is greater than the other, then it is called pseudo order reaction. So this is pseudo first order reaction expression. तो इसका मतलब what is pseudo order reaction? किस केस में pseudo order reaction जनरेट हो जाएगी? जब एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा हो या फिर कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए रिएक्शन में, देन इट विल बिकम pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यही तो कहने का मतलब था कि जैसे यहां लिखा था हमने रेट के ए इंटू बी, ऐसे तो लिखा था। अब चूंकि आप कह रहे हो कि ए बहुत लार्ज है तो ए माइनस एक्स तो वर्चुअली कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और बी काफी कम है, तो ए बहुत लार्ज है तो उसकी कंसेंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होगा। ए की कंसेंट्रेशन काफी लार्ज ली है, मान लो ये 100 m है और ये 1 m है, 0.1 m खर्च हुआ, तो ये तो 10% खर्च हुआ और ये मात्र बहुत कम 0.1 m ही खर्च हुआ, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर ए की कंसेंट्रेशन इनिशियली बहुत लार्ज ली है तो ए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट्स। इफ ए नॉट इज टेकन मच मच लार्जर देन बी नॉट, तो फिर दो कांस्टेंट है, क्या काम, इनको मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट के डैश डिवाइड कर दो एंड द रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इनिशियली सेकंड ऑर्डर थी, अब फर्स्ट ऑर्डर। बाद में जो ऑर्डर बचता है उसे बोलते हैं, उसके बाद स्यूडो के बाद वो वर्ड लगाते हैं। मान लो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती बी के पावर 2 और ए, तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर अगर सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट होता तो बोलते स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब कब कब स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स डेवलप होगा? नंबर 1, जब वन ऑफ द कंसेंट्रेशन, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसेंट्रेशन इज टेकन मच हायर देन द अदर। नंबर 2, इफ द कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व, क्योंकि कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन खर्च नहीं होती रिएक्शन में प्रोग्रेस के दौरान, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और नंबर 3, इफ द सॉल्वेंट अपीयर्स इन द रेट लॉ।
तो यही इसी के लिए हमने ये पूरी बात कही है। ये यहां तक की बात लिखो, मैं लिखूंगा इस बात को, आई विल राइट लिखिए इस बात को, केस ऑफ pseudo order reaction arise when first concentration of one of the reactant appearing in rate law is taken much higher than the other. Concentration of the reactant appearing in rate law is taken much higher than the other. जब होगा, जैसे स्टडी किया। सेकेंड, रेट लॉ इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट। याद रखो, रेट लॉ के अंदर कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट remains constant during the progress of reaction। कैटलिस्ट होता ही वो है कि किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा तो फिर किसी अगले स्टेप में रीजनरेट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट जो है वो चेंज नहीं होती। अगर रेट लॉ के अंदर कैटलिस्ट आ रहा है तो भी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। थर्ड, सॉल्वेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन appears in rate law। तो सॉल्वेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन appears in rate law। अगर रेट लॉ के अंदर वो सॉल्वेंट अपीयर होता है तब भी ऐसा होगा। ये तीन कंडीशंस हैं जब स्यूडो ऑर्डर का इंडेक्स जनरेट हो सकता है। उसके दो एग्जांपल्स, ये सब अगर नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से मेंशन हैं, तो वो दो एग्जांपल्स याद करने होंगे आपको ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये बात नोट करो, फिर लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ pseudo first order reaction, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है जैसे C12H22O11, वाटर एक सॉल्वेंट है यहां पर, और सॉल्वेंट के कारण ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेवलप हो जाती है, बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड दिस वाज सुक्रोज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटा रोटेशन ऑफ शुगर और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोलते हैं इसको। तो ये मान लो के रेट कांस्टेंट, के मत लिखो यहां पर, तो ये इस तरह की रिएक्शन है मान लो, तो इसका जो रेट पाया जाता है इट इज फाउंड टू बी के C12H22O11 इंटू H2O, बट के कांस्टेंट, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन 55.55 होती है। लार्ज अमाउंट में अगर वाटर लिया जाएगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.55, मतलब 1000/18 m, एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, प्रैक्टिकली कांस्टेंट। दो कांस्टेंट है, क्या काम, एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, K डैश, C12H22O11, एंड दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। Pseudo first order rate constant. So this is an important case. So hydrolysis of sucrose is a pseudo first order reaction. ऐसी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आता है
एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में जैसे CH3CO, C2H5 एक्वस। आप जब रिएक्शन कराते हो एसिड कैटालिसिस, वाटर से हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज H+ इज कैटलिस्ट, तो बन जाएगा CH3COH प्लस C2H5OH। क्या पाया जाता है रेट? K इंटू CH3CO C2H5, एक्चुअल में ये पाया जाता है इंटू H+, बट H+ तो कांस्टेंट है, कैटलिस्ट है ना, और K भी कांस्टेंट है। एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं K डैश, CH3CO C2H5। बन गई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कॉम्प्लेक्सिटी से बच गए आप, और आप इसे फर्स्ट ऑर्डर की मदद से सॉल्व कर सकते हो, वेयर K dash is equal to K into concentration of catalyst, and this is called pseudo first order rate constant. तो गाइज ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द एग्जाम्पल्स यू शुड रिमेंबर। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आज बस यही स्टॉप करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर्स लगभग हो गए। एक nth ऑर्डर की जनरल रिएक्शन लेंगे, वहाँ से हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके फिर बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। केयरफुली नोट्स बनाएं और पढ़ें। दैट्स इट फॉर नाउ।